नमस्कार दोस्तों, एसीएफ क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं जितेंद्र चौधरी। आज कुछ जो वीडियो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें मैं कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा हूँ कि जो कंप्यूटर टीचर की नेक्स्ट मंथ वैकेंसी है, एग्ज़ाम है, उसमें उस टाइम को ध्यान रखते हुए कुछ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उनकी वीडियो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। जहाँ से क्या है कि 80% समथिंग क्वेश्चंस वहीं से ही अपन कवर हो जाएँगे। और ये जो वीडियो लेक्चर सीरीज है वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल रहेगी, जो 7 डेज से लेके 10 डेज के अंदर आपके अपलोड हो जाएगी कंप्लीट। उसके अलावा अभी उससे पहले आप विजिट करना चाह रहे हो तो जो हमारी ऐप है उस पे जाके विजिट एक्सेस कर सकते हो कोर्स को। इसकी वैलिडिटी एग्जाम तक रहेगी और ये जो कोर्स है कंप्लीट, ये फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स रहेगा, जिसमें आप और भी कोई डाउट या कन्फ्यूजन है तो आप हमारे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ऐप का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में जो दिया हुआ है उसमें लिंक दिया हुआ है। और बाकी जो वीडियो लेक्चर है वो स्टार्ट हो रहा है। थैंक यू और ओके। तो हम अब शुरुआती जो टॉपिक्स हैं हम उसके बारे में बात करते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम्स के ओवरव्यू के ऊपर हम बात करेंगे। तो कंप्यूटर साइंस के अंदर डेटा स्ट्रक्चर एक सिस्टमैटिक तरीका होता है जिसके अंदर हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं डेटा को, ठीक है, ताकि हम उसको एफिशिएंटली यूज कर सकें। और कुछ इंपॉर्टेंट फाउंडेशन टर्म्स जो होते हैं डेटा स्ट्रक्चर के वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला टर्म होता है इंटरफेस। हर एक डेटा स्ट्रक्चर का एक इंटरफेस होता है। इंटरफेस वो ऑपरेशंस होते हैं जो कि वो डेटा स्ट्रक्चर सपोर्ट करता है, और वो इंटरफेस सिर्फ सपोर्टेड ऑपरेशन के ऊपर ही जो है आपको प्रोवाइड करेगा, और जो पैरामीटर्स वो एक्सेप्ट कर पाएगा और जो रिटर्न वो कर पाते हैं ऑपरेशन, वो उसी के अकॉर्डिंग जो फंक्शंस या जो ऑपरेशंस एक डेटा स्ट्रक्चर परफॉर्म कर सकता है वो होंगे। दूसरा होता है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब ये होता है कि इंटरनल रिप्रेजेंटेशन क्या है डेटा स्ट्रक्चर का, इंटरनल रिप्रेजेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन एल्गोरिदम्स जो यूज किए जा रहे हैं उस ऑपरेशन के ऊपर या उस डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर जो ऑपरेशन किए जा रहे हैं उसका एल्गोरिदम्स को भी हम जो बोल सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो कोई भी डेटा स्ट्रक्चर होता है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ विशेषताएं होती है। सबसे पहला जो होता है वो होता है करेक्टनेस, कि डेटा स्ट्रक्चर का इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल इंटरफेस के हिसाब से करेक्टली होना चाहिए, है ना। जैसा एक्सपेक्टेड होता है उसी तरह का काम जो है वो डेटा स्ट्रक्चर करे। और फिर दो चीजें हम उसकी देखते हैं, एक होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और एक होता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, रनिंग टाइम या एग्जीक्यूशन टाइम जो होता है ऑपरेशन का, वो जितना कम हो सके उतना हो, ताकि सीपीयू के ऊपर आपका लोड कम से कम आए। और इसी तरह से स्पेस, मेमोरी के यूज टर्म्स में अगर हम बात करें तो मेमोरी यूजेस भी जो आपका डेटा स्ट्रक्चर का होता है वो जितना कम होगा वो एल्गोरिदम या वो डेटा स्ट्रक्चर उतना ही एफिशिएंट माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज द नीड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर की जरूरत क्यों पड़ी। जैसे जैसे एप्लीकेशन, हमारे जो कंप्यूटर एप्लीकेशन है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, उनमें बहुत डेटा रिच होते जा रहे हैं, बहुत सारे डेटा के ऊपर इस्तेमाल हम जो है वर्क करते हैं। तो हमें जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं आजकल की एप्लीकेशन के साथ वो है डेटा सर्च। सबसे पहला प्रॉब्लम जो है वो है आपका डेटा सर्च। डेटा सर्च का मतलब ये हुआ कि आप कंसीडर करिए एक इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब जहाँ पर खूब सारा डेटा जो है किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का हो गया या कुछ है, उसको सेव करना रहा। तो उसके अंदर 1 मिलियन यानी 10⁻⁶ आइटम्स है उस स्टोर के अंदर, और उसकी इन्वेंट्री आपको बनानी है। अगर एक एप्लीकेशन हम बनाते हैं जिसके अंदर कोई आइटम को वो सर्च करता है तो उसको हर रोज हर ऑपरेशन के अंदर 1 मिलियन आइटम्स के अंदर वो जो चीज को सर्च करना रहेगा। तो इससे क्या होगा कि डेटा, अगर आप इस तरह का देखेंगे तो सर्च बहुत स्लो हो जाएगा। हर बार आप देखोगे 1 मिलियन डेटा के अंदर से स्टोर सर्च किया जा रहा है, तो बहुत ही ये तो इनएफिशिएंट हो सकता है। तो जितना डेटा ग्रो करेगा वो सर्च भी उतना ही स्लो होता जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमें एफिशिएंट डेटा स्ट्रक्चर की या सर्च करने के तरीके की जरूरत होगी। दूसरा है आपका प्रोसेसर की स्पीड। ऑल्दो प्रोसेसर अभी बहुत फास्ट है ना, पर फिर भी जब आप इतने सारे रिकॉर्ड्स और इतने सारे डेटा को सर्च कर रहे हैं तो फिर ये जो प्रोसेसर की स्पीड है वो बहुत स्लो हो सकती है, उससे प्रोसेसर के ऊपर बहुत लोड आ सकता है। तो एक कंसिडरेशन आपका ये भी होता है कि प्रोसेसर की स्पीड का आपको ध्यान रखना है। तीसरा है आपका मल्टीपल रिक्वेस्ट।
जैसे जैसे हज़ारों यूज़र्स आपके डेटा को साइमल्टेनियसली एक्सेस करना चाहते हैं, है ना? तो आपके वेब सर्वर के ऊपर लोड पड़ सकता है, और अगर वो चाहे तो कितना भी फास्ट सर्वर हो वो फेल भी हो सकता है। तो तीसरा जो एस्पेक्ट है आपको कंसीडर करना, वो है मल्टीपल रिक्वेस्ट। देखिए, आप इसका एक सिंपलेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूँ, हो सकता है इससे प्रॉपर तरीके से रिलेट नहीं कर पा रहा है, बट फिर भी आप इससे एक बार इमेजिन कर सकते हैं। देखिए, आप फेसबुक के ऊपर या कोई भी और सोशल मीडिया के ऊपर जब आप एक्सेस करते हैं, तो फेसबुक के ऊपर मिलियंस नहीं बिलियंस ऑफ प्रोफाइल है ना? और बिलियंस ऑफ प्रोफाइल की अगर आप बात करें, कितने फोटोग्राफ सेव्ड हैं, कितने लाइक्स, कितने कमेंट्स, कितने उसके ऊपर कंटेंट की अगर हम बात करें, कितना वीडियोस और ये सब है, तो ये इन मतलब बहुत ही ज़्यादा न्यूमरस बोल सकते हैं डेटा उसके ऊपर है। और जब आप उसके ऊपर से हर बार कुछ एक्सेस करना चाहते हो, तो उसमें आपका डेटा सर्च भी हो रहा है, मल्टीपल रिक्वेस्ट भी जा रही है वेब सर्वर के ऊपर, और ऑफ कोर्स उस सारे सर्विस को हैंडल करने के लिए ऑपरेटर जो प्रोसेसर जो है आपका, उसके ऊपर भी काफ़ी लोड आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशंस में हम ये नहीं करेंगे कि बस आप जो है कंप्यूटर को स्पीड अप करते जाएं, डेटा जो है उसको आप बढ़ाते जाएं, मेमोरी की साइज़ को और ये सब। आपको ऐसा डेटा स्ट्रक्चर या ऐसे एल्गोरिदम्स को डिज़ाइन करना होगा जो कि उसी हार्डवेयर और उसी डेटा के साथ जो है बहुत ही एफिशिएंटली उसके ऊपर काम कर सके, और जो है आपका जो बोल सकते हैं इजीली और फास्ट आपका काम जो है वो हो जाए। तो इन सभी अबव मेंशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेटा स्ट्रक्चर जो है वो रेस्क्यू के लिए आते हैं। रेस्क्यू मतलब आपका बचाव करने के लिए। तो डेटा को अगर डेटा स्ट्रक्चर के हिसाब से अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड कर दिया जाए और सही तरीके से मैनेज किया जाए, तो बहुत सारे आइटम्स तो सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर करने भी पड़ते हैं तो बहुत ही जल्दी या इंस्टेंटली वो सर्च हो जाते हैं। अच्छा, इसके अंदर हम आगे और डिटेल में अभी पढ़ेंगे, वो है एग्जीक्यूशन टाइम केस। एग्जीक्यूशन टाइम केस के अंदर 3 तरह के केसेस होते हैं, जिसमें हम डेटा स्ट्रक्चर का कोई भी एग्जीक्यूशन हो रहा होता है, उसको हम जब स्टडी करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो हमें इन तीनों एग्जीक्यूशन टाइम को स्टडी करना होता है। पहला होता है वर्स्ट केस, फिर होता है एवरेज केस, और तीसरा होता है बेस्ट केस। वर्स्ट केस मतलब कि सबसे खराब सिचुएशन, ऐसे ही मान रहे हैं हम। तो वर्स्ट केस सिनेरियो वो होता है, डेटा किसी भी डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशन में मैक्सिमम टाइम वो ले सकता है, जो मतलब मैक्सिमम टाइम वो लेना है। ठीक है, अगर एक ऑपरेशन का वर्स्ट केस टाइम को अगर हम एफ एन से डिनोट करते हैं, फंक्शन ऑफ एन, तो ऑपरेशन जो भी है वो एफ एन टाइम से ज़्यादा नहीं ले सकता, जहाँ पर एफ एन जो है उस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है वर्स्ट केस में। मतलब सबसे वर्स्ट सिचुएशन में जो है इतना टाइम तो लगेगा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि 10 स्टूडेंट हैं, उन 10 स्टूडेंट में से हर एक से मुझको पूछना है कि भाई उन 10 स्टूडेंट में से मुझे पता करना है कि रमेश नाम का स्टूडेंट कौन है ना? सर्च करना है, एक सिंपल सी चीज़। तो मैंने फर्स्ट स्टूडेंट से नाम पूछा कि आपका नाम क्या है, उन्होंने बोला सर राजीव, है ना? तो वो मेरा जो ढूंढ रहा हूँ वो स्टूडेंट नहीं है। फिर मैंने नेक्स्ट से पूछा, और हर एक स्टूडेंट से नाम पूछने में मुझे 2 सेकंड लग रहे हैं। ठीक है, अब जो वर्स्ट केस होगा वो होगा कि पहले 9 स्टूडेंट जो है रमेश है ही नहीं, और जो 10वां स्टूडेंट है, लास्ट स्टूडेंट है, वो रमेश है ना? तो वो जो पूरा ऑपरेशन मैं कंप्लीट करूंगा ना पूछने का, उसमें ऑलमोस्ट 20 सेकंड तो लगेंगे। 10 स्टूडेंट है, हर एक से मैं 2 सेकंड का टाइम ले रहा हूँ, तो एज्यूम करें 20 सेकंड तो लगेंगे ही। अब वो जो 20 सेकंड है वो सबसे कंप्लीट टाइम माना जा रहा है, पूरा टाइम। और जो वर्स्ट केस सिनेरियो है उसमें ये होगा कि आपको वो लास्ट स्टूडेंट जो है वो आपका जो है मतलब उसके वो ऑपरेशन आप कर रहे हो, लास्ट स्टूडेंट तक आपका एग्जीक्यूशन चल रहा है, तो ये एक सिचुएशन जो है वो कहलाएगी वर्स्ट केस सिचुएशन। तो किसी भी डेटा स्ट्रक्चर या एल्गोरिथम का जब मैक्सिमम टाइम वो ले रहा है एग्जीक्यूट करने के लिए या रिजल्ट देने के लिए, तो वो उसका वर्स्ट केस टाइम कहलाएगा। एक होता है एवरेज केस। एवरेज केस नाम से पता चल रहा है, ये डिपिक्ट कर रहा है एवरेज एग्जीक्यूशन टाइम, मतलब कि एवरेज एग्जीक्यूशन टाइम एक डेटा स्ट्रक्चर का क्या हो सकता है, तो वो हम बता रहे हैं। ठीक है, तो वो होता है एवरेज केस टाइम। जैसे मान लीजिए मैं दोनों तीसरा चौथा स्टूडेंट भी मिल सकता है, पांचवा छठा भी मिल सकता है। ऑन एन एवरेज 3 से लेके 7 के बीच में अगर वो स्टूडेंट है,
तो उसको हम एवरेज बोलेंगे, या चलो इतना टाइम तो लगा, वाई वो जो है वो कहलाएगा एवरेज केस। और लास्ट होता है बेस्ट केस, और ये सिनेरियो डिपिक्ट करता है लीस्ट पॉसिबल एग्जीक्यूशन टाइम, किसी ऑपरेशन को करने के लिए सबसे कम ऑपरेशन का टाइम कैसा लगेगा। तो जैसे सर्चिंग की हम बात कर रहे हैं, तो सर्चिंग की बात हम कर रहे हैं, तो उसमें ये हुआ कि फर्स्ट कैंडिडेट को ही मैंने पूछा आपका नाम क्या, और उसने बोल दिया राजीव। अब बस बाकी को मुझे पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि राजीव मुझे मिल गया, है ना। तो ये बेस्ट केस हो गया, ठीक है। तो अभी हमने 3 केसेस देखे, वर्स्ट केस, एवरेज केस और बेस्ट केस। अब हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला होता है डेटा। व्हाट इज डेटा? डेटा आर रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, या वैल्यू और सेट ऑफ वैल्यू। इसको हम बोलते हैं रॉ फैक्ट्स एंड फिगर भी बोलते हैं, यानी कि बिल्कुल कच्चा डाटा बोल सकते हैं, रॉ फैक्ट्स, आंकड़े जिनके ऊपर हम अभी तक कुछ प्रोसेसिंग नहीं करें, या हम यूं भी बोल सकते हैं अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन, वो आपका डेटा हो गया। डेटा आइटम, सिंगल यूनिट ऑफ वैल्यू जिसको हम बोलते हैं डेटा आइटम, उसको कहेंगे। तीसरा है ग्रुप आइटम। जब डेटा आइटम को डिवाइड किया जाता है सब आइटम्स में, तो उन्हें हम ग्रुप आइटम्स कहते हैं। कुछ एलिमेंट्री आइटम्स भी होते हैं। डेटा आइटम कैन नॉट बी डिवाइडेड, उनको और ज़्यादा हम डिवाइड नहीं कर सकते, उन्हें हम बोलेंगे एलिमेंट्री आइटम। फिर आता है एट्रीब्यूट और एंटिटी। एंटिटी इज दैट which contains certain attribute और प्रॉपर्टी which may be assigned value। एंटिटी वो चीज होती है जिसके अंदर कोई एट्रीब्यूट या कोई प्रॉपर्टी होती है जिसकी वो हम कोई असाइन कर सकते हैं वैल्यू, ठीक है। एंटिटी का सेट जो होता है, सिमिलर एट्रीब्यूट्स की एंटिटी को हम बोलेंगे एंटिटी सेट। और फील्ड होता है कि सिंगल एलिमेंट्री यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटिंग एन एट्रीब्यूट ऑफ एन एंटिटी, यानी कि सिंगल एलिमेंट्री यूनिट इंफॉर्मेशन का जो कि एट्रीब्यूट ऑफ एन एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसे हम बोलेंगे फील्ड। रिकॉर्ड, कलेक्शन ऑफ फील्ड, उसको हम रिकॉर्ड बोलते हैं, सिंपल है ना। कलेक्शन ऑफ फील्ड वैल्यूज ऑफ अ गिवन एंटिटी, उसे हम बोलेंगे रिकॉर्ड। और लास्ट है आपका फाइल। File is collection of record of the entity in a given entity set. File is a collection of record of the entities in a given entity set. तो ये हमारे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में हमने बात करी। अब हम आते हैं एल्गोरिदम के बेसिक्स के ऊपर। हमने ये चैप्टर 2 जब पढ़ा था उसके अंदर बहुत डिटेल में इसको हमने देख लिया था, पर एक क्विक रिकैप हम यहाँ पर कर लेते हैं। एल्गोरिदम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, उसके अंदर हम ये डिफाइन करते हैं इंस्ट्रक्शंस को जो कि एग्जीक्यूट किए जाएंगे एक निश्चित क्रम में, सर्टेन ऑर्डर के अंदर, ताकि हमें एक डिजायर्ड आउटपुट मिल जाए। एल्गोरिदम को जो होते हैं उनको हम किसी भी लैंग्वेज के हिसाब से नहीं बनाते हैं ना, तो वो इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इंडिपेंडेंट होते हैं, और उनको हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट बने हुए, आप चाहें जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उनको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। डेटा स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से सम इम्पॉर्टेंट कैटेगरीज होती हैं, एल्गोरिदम की कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरीज को यहाँ पे डिफाइन किया है। वैसे इनकी जरूरत नहीं है यहाँ पे इस तरह के डेफिनेशन की, पर फिर भी दिया हुआ है तो वील गो थ्रू इट। कुछ होते हैं जिसमें हम एल्गोरिदम के अंदर हम सर्च करते हैं आइटम को, डेटा स्ट्रक्चर के अंदर सर्च करना होता है, तो उसे हम बोलेंगे सर्च एल्गोरिदम। फिर होता है सॉर्ट। सॉर्ट का मतलब होता है किसी निश्चित क्रम के अंदर, चाहे बढ़ते हुए क्रम में चाहे घटते हुए क्रम में, जिसे हम हिंदी इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग या डिसेंडिंग बोलते हैं, है ना, उसको हम सॉर्ट बोलते हैं, यानी उन्हें किसी निश्चित क्रम में जमाना, कि घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में। फिर आता है एल्गोरिदम जिसके अंदर हम आइटम को, कोई एलिमेंट को इंसर्ट करना होता है, तो इंसर्ट उसे एल्गोरिदम बोलेंगे। अगर किसी एग्जिस्टिंग आइटम को मुझे अपडेट करना है तो उसे अपडेट एल्गोरिदम बोलेंगे, और अगर किसी एग्जिस्टिंग आइटम को डिलीट करना है तो उसे हम डिलीट एल्गोरिदम बोलेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एल्गोरिदम, ये भी हम पहले चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं। देखिए, सारे प्रोसीजर को हम एल्गोरिदम नहीं कर सकते, कुछ एल्गोरिदम की खास विशेषताएं होती है, तो वो क्या होती है? सबसे पहला होता है अनएम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस का मतलब ये हुआ कि जो एल्गोरिदम होता है वो क्लियर होना चाहिए, अनएम्बिगुअस होना चाहिए, उसके जो भी स्टेप्स हैं, इनपुट आउटपुट है, वो बहुत क्लियर होने चाहिए और उनका कोई प्रॉपर मीनिंग निकलना चाहिए। यानी कि एक एल्गोरिदम है वो कोई खास निश्चित कार्य आपको पूरा करके दे रहा है और उसके इनपुट आउटपुट क्लियर है, उसका एग्जीक्यूशन क्या है, वो सारा चीज़ें क्लियर होती हैं, तो उसे हम बोलेंगे अनएम्बिगुअस। कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डाउट नहीं है,
और सारी चीज़ें क्लियर है कि हाँ इस चीज़ से ये होगा, इस चीज़ से ये होगा, इस स्टेप से ये होगा, ये इनपुट होगा और ये आउटपुट होगा। इनपुट एक एल्गोरिदम के जीरो, कोई भी इनपुट नहीं हो, ये भी हो सकता है, और जीरो से ज़्यादा कितने भी वेल डिफाइंड इनपुट होने चाहिए। हाँ, एक आउटपुट जो है एल्गोरिदम के, एक आउटपुट हो सकता है या उससे ज़्यादा भी आउटपुट हो सकते हैं, पर वो वेल डिफाइंड होने चाहिए और जो आपके डिजायर्ड आउटपुट है उससे मैच होने चाहिए। जो हम एक्सपेक्ट करते हैं किसी एल्गोरिदम से, वो ही आउटपुट वो दे। नेक्स्ट इज फाइनाइटनेस। एल्गोरिदम जो है वो किसी निश्चित समय के बाद, निश्चित स्टेप्स के पूरे होने के बाद वो टर्मिनेट यानी कि खत्म हो जाए, यानी कंप्लीट हो जाए उसका एग्जीक्यूशन, तो उसे हम बोलेंगे फाइनाइट एल्गोरिदम। ऐसा नहीं कि वो अनंत काल के लिए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम के लिए वो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, तो ये एक एल्गोरिदम का सही कार्य नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं फाइनाइटनेस की। नेक्स्ट है आपका फीजिबिलिटी। फीजिबिलिटी का मतलब ये हुआ कि जो शुड बी अवेलेबल, जो भी रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज के ऊपर ही ये काम कर सके, उसे हम बोलेंगे फीजिबल है। कि मतलब जो संसाधन, जो रिसोर्सेज उसे अभी अवेलेबल है उसी के ऊपर वो काम कर रहा है। नेक्स्ट इज आपका इंडिपेंडेंट, कि एल्गोरिदम के अंदर स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शन है और वो इंडिपेंडेंट होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग कोड से। तो ये जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके एल्गोरिदम की जो हमने पढ़ा। अब हम बात करेंगे हाउ टू राइट एन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम को लिखा कैसे जाता है। वैसे कोई वेल डिफाइंड स्टैंडर्ड नहीं है ना। एक प्रॉब्लम और रिसोर्स से इंडिपेंडेंट, प्रॉब्लम और रिसोर्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है एल्गोरिदम कैसे लिखा जाता है। और एल्गोरिदम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करने के हिसाब से भी नहीं लिखा जाता है। आपको जैसे पता है कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई बेसिक कोड, जैसे लूप, जिसमें हमने पहले सी प्रोग्रामिंग में पढ़ा था, डू, फॉर और वाइल, इफ एल्स स्टेटमेंट, ये सारे कॉमन होते हैं। तो हम इन्हें एल्गोरिदम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए इन्हें भी यूज कर सकते हैं। एल्गोरिदम जो होता है वो एक स्टेप बाय स्टेप तरीके से लिखा जाता है, पर हमेशा ऐसा नहीं भी होता है। एल्गोरिदम जो होता है वो प्रोसेस, एल्गोरिदम राइटिंग इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस होता है और वो एग्जीक्यूटेड आफ्टर द प्रॉब्लम डोमेन इज वेल डिफाइंड। जब आपको प्रॉब्लम डोमेन पूरी तरह से पता चल जाता है, अच्छी तरीके से डिफाइन हो गया है, उसके बाद आप जो है एल्गोरिदम को लिखना चालू करोगे। ठीक है, जैसे इसके अंदर एक एग्जांपल दिया, ऐड टू नंबर्स का स्टार्ट स्टेप वाइज दिया, डिक्लेयर 3 इंटीजर ए बी सी, डिफाइन वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू हमने डिफाइन कर ली, उन दोनों को ऐड कर लिया, ऐड वैल्यूज ए एंड बी, स्टोर आउटपुट ऑफ स्टेप 4 टू सी, जो भी आउटपुट स्टेप 4 का आया उसको हम सी में कर सकते हैं स्टोर, और फिर प्रिंट करना है सी को और स्टॉप करना है। देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है स्टार्ट है, स्टॉप है, प्रॉपर उनके स्टेप्स लिखे हुए हैं, वेरिएबल्स डिफाइन किए हुए हैं, ऑपरेशंस में कोई रिकर्शन या ऐसा कोई इनफाइनाइट लूप नहीं चल रहा है, प्रॉपर बिगनिंग और प्रॉपर एंडिंग हो रही है। तो ये अच्छा एल्गोरिदम जो हम कह सकते हैं वो लिखा हुआ है। एल्गोरिदम टेल्स द प्रोग्रामर हाउ टू कोड द प्रोग्राम। एल्गोरिदम से ही पता चलता है प्रोग्रामर को कि कोडिंग कैसे करनी है ना। अगर इस एल्गोरिदम को चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्टार्ट ऐड, है ना, गेट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, सी असाइंड वैल्यू ए प्लस बी, डिस्प्ले सी और स्टॉप। ये भी एक सही तरीका है। अब डिजाइन और एनालिसिस एल्गोरिदम का होता है, इसके अंदर हम सेकंड मेथड को ज़्यादा यूज करते हैं। इसको क्यों? क्योंकि इसको एनालाइज करना एल्गोरिदम को बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है और आप बहुत इजीली इसको पढ़ के और अपना एनालिसिस कर सकते हो, है ना। स्टेप नंबर लिखना वैसे ऑप्शनल होता है, पर आप 1 2 3 4 5 6 तो लिखोगे ही, है ना। तो ये जो एल्गोरिदम है, हम सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं किसी गिवन प्रॉब्लम का, उसके लिए डिज़ाइन किए जाते हैं और प्रॉब्लम को एक से ज़्यादा तरीकों में भी सेव किया जा सकता है। जैसे मैंने उस समय आपको प्रोग्रामिंग पढ़ाई थी तो मैंने बताया था देयर कैन बी मल्टीपल वेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो उसमें से जो सबसे एफिशिएंट तरीका है आपको वो फाइंड आउट करना होता है। तो बहुत सारे सॉल्यूशन एल्गोरिदम बनाए जा सकते हैं एक प्रॉब्लम का। अब हमें उन्हें क्या करना होता है कि एनालाइज करना होता है उनको, और फिर हम जो है बेस्ट सूटेबल सॉल्यूशन पता करते हैं। तो एल्गोरिदम का एनालिसिस कैसे होता है? एल्गोरिदम का एनालिसिस 2 स्टेजेस में या 2 तरीके से किया जा सकता है। पहला बोलते हैं ए प्रायोरी एनालिसिस और होता है ए पोस्टीरियर एनालिसिस। जो प्रायोरी एनालिसिस होता है, ए प्रायोरी एनालिसिस, उसके अंदर क्या होता है, ये थ्योरेटिकल एनालिसिस होता है एल्गोरिदम का। हमने एल्गोरिदम देखा
और उसको हम ऐसे ही स्टडी करके थ्योरी के हिसाब से कि हाँ एक स्टेटमेंट में इतना टाइम लग सकता है अंदाज से हम जो मानते हैं, दूसरे स्टेटमेंट है ऐसा तो उसमें इतना टाइम लगता है, हम जो अजम्पशंस करके और फिर जो है उसके हिसाब से हम कैलकुलेशन करते हैं। तो एफिशिएंसी एल्गोरिदम की अज्यूम की जाती है सारे फैक्टर्स में, जैसे प्रोसेसर की स्पीड अगर वो कांस्टेंट है, कोई दूसरा इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, सारी चीज़ों को अज्यूम करके जो है हम एनालिसिस करते हैं और फाइंड आउट करते हैं। वो कहलाता है ए प्रियोरी एनालिसिस। दूसरा होता है ए पोस्टीरियर एनालिसिस। ये एक एम्पेरिकल एनालिसिस एल्गोरिदम का किया जा सकता है। एम्पेरिकल मतलब फॉर्मूला नहीं लगाया, हमने बस ऑब्जर्व किया है, कुछ कैलकुलेशंस किए। जैसे सिलेक्टेड एल्गोरिदम को, जो भी एल्गोरिदम है उसको हमने डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से इम्प्लीमेंट किया और हमने एग्जीक्यूट करके उसे देखा, और हम एनालिसिस में एक्चुअल स्टैटिस्टिक्स को देखकर और हम रनिंग टाइम, स्पेस रिक्वायर्ड, ये सारा डेटा जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। तो वी शैल लर्न अबाउट, अभी हम आगे अगर देखेंगे तो ए प्रियोरी एल्गोरिदम एनालिसिस के बारे में हम बात करेंगे, जो कि एल्गोरिदम एनालिसिस एग्जीक्यूशन टाइम और रनिंग टाइम के ऊपर अलग अलग ऑपरेशन में वो डिलीट करता है, वो हम अभी नहीं देखेंगे, हम सिर्फ ए प्रियोरी एनालिसिस ही देखेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको पिछले उसमें बताया था कि एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी होती है। जैसे x एक एल्गोरिदम है और n उसके इनपुट साइज का डेटा है, तो जो टाइम और स्पेस यूज्ड किया जाएगा एल्गोरिदम x को, वो सबसे ज़्यादा दो मेन फैक्टर होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि x कितना एफिशिएंट है या नहीं। तो सबसे पहला हम बात करते हैं टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर को हम कैसे, बहुत सारे तरीके होते हैं, हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी पढ़ा था ये सारी चीज़ें। तो टाइम फैक्टर में क्या होता है, टाइम इज मेजर्ड बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ की ऑपरेशन सच एज कंपैरिजन इन द सॉर्टर। जो नंबर ऑफ की ऑपरेशंस हैं, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को, डेटा लेना या सेव करना, उसके ऑपरेशन को हम काउंट नहीं कर रहे, हम सिंपल जो एग्जीक्यूशन हो रहा है उसमें कंपैरिजन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, वो जो है हम काउंट करके और पता करते हैं, तो उसको हम बोलेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या टाइम फैक्टर। ऐसे ही हम स्पेस फैक्टर को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। स्पेस कैसे मेजर किया जाता है, मेमोरी स्पेस कितना उस एल्गोरिदम ने कंज्यूम किया है फॉर द एग्जीक्यूशन, तो वो उसका मेमोरी स्पेस कहलाएगा। तो जो एक कम्प्लेक्सिटी होती है एल्गोरिदम FN की, वो रनिंग टाइम और उसके स्टोरेज स्पेस के हिसाब से दी जाती है और बेस्ड ऑन उसका इनपुट साइज, इनपुट डेटा का साइज कितना है n के ऊपर। तो इस तरह से हम करते हैं। जैसे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की हम बात करें तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एल्गोरिदम की रिप्रेजेंट की जाती है अमाउंट ऑफ मेमोरी स्पेस रिक्वायर्ड बाय द एल्गोरिदम। कितना अमाउंट ऑफ मेमोरी स्पेस उस एल्गोरिदम को जरूरत था, ठीक है। और द स्पेस रिक्वायर्ड बाय एल्गोरिदम इज इक्वल टू द सम ऑफ फॉलोइंग टू। कैसे, कौन कौन से सम ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट्स का होता है, वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है स्पेस, जो फिक्स्ड पार्ट का होता है स्पेस, जिसमें हमने वेरिएबल्स और डेटा डिफाइन कर रखे हैं, है ना, और वो इंडिपेंडेंट होते हैं साइज ऑफ प्रॉब्लम के। मतलब कि हमने सिंपल वेरिएबल, कांस्टेंट, प्रोग्राम साइज, ये तो बाय डिफॉल्ट होंगे ही होंगे, सेव करना ही है, इसका मेमोरी स्पेस तो हमें चाहिए ही चाहिए होगा। और उसके अलावा होता है एक वेरिएबल पार्ट, जिसके अंदर हम स्पेस रिक्वायर्ड बाय द वेरिएबल, और उस वेरिएबल की साइज डिपेंड करती है साइज ऑफ प्रॉब्लम के ऊपर। जैसे अगर हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हो गया, रिकर्शन स्टैक स्पेस हो गया, इनमें आपको पता नहीं होता है पहले से कितनी मेमोरी आपको ज़रूरत होगी, तो जब वो एग्जीक्यूट होता है तो वो मेमोरी रिक्वायरमेंट जो है वो वेरी कर सकती है, तो उसे वेरिएबल पार्ट बोलेंगे। तो जहाँ पर यहाँ पे दे रखा है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है किसी एल्गोरिदम की, उसको हम SP = C + SPI बोलते हैं, जहाँ पर C जो है वो फिक्स्ड पार्ट वाला टाइम है और SI जो है आपका वेरिएबल पार्ट वो है उसके लिए। तो ये डिपेंड करता है इंस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। जैसे एक सिंपल एग्जांपल से हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। सम A और B स्टार्ट, C असाइन A + B + 10 स्टॉप, है ना। C के अंदर A + B ऐड करना है और उसके साथ 10 वैल्यू को भी ऐड करना है। हमारे पास 3 वेरिएबल है, A, B और C, और एक कांस्टेंट है। तो यहाँ पर SP क्या होगा, 1 + 3, है ना, एक कांस्टेंट और एक जो है ये फिक्स्ड पार्ट हो गया 1 और 3 पार्ट हो गया वेरिएबल का। तो स्पेस
जो भी डिपेंडेंट होगा, नाउ स्पेस डिपेंड्स ऑन द डेटा टाइप ऑफ द गिवन वेरिएबल। अब इस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है उसके ऊपर जो है आपका ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड करेगा। कैरेक्टर है तो अलग, रियल है तो अलग, इंटीजर है तो अलग, ठीक है। और अब हम आते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या कहता है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एल्गोरिदम की रिप्रेजेंट करता है कितना टाइम उसको रिक्वायर्ड है टू कंप्लीट होने के लिए। टाइम रिक्वायरमेंट को भी हम डिफाइन कर सकते हैं न्यूमेरिकल फंक्शन टीएन की तरह। टीएन से हम डिफाइन कर सकते हैं, जहां पर टीएन है वो मेजर करता है नंबर ऑफ स्टेप प्रोवाइडेड ईच स्टेप कंज्यूम कांस्टेंट टाइम। कितने स्टेप्स हैं और हम ये मान के चलते हैं कि हर एक स्टेप को एक कांस्टेंट टाइम की जरूरत होती है एग्जीक्यूट होने के लिए। जैसे कि अगर हम बात करें एडिशन होता है दो n बिट इंटीजर का, उसको हमें n स्टेप चाहिए होते हैं, है ना। कोई भी n बिट का इंटीजर है उसे हमें n स्टेप चाहिए होता है, इसीलिए कॉन्सिक्वेंटली द टोटल कंप्यूटेशन टाइम कितना होगा Tn इज इक्वल टू c इंटू n, ठीक है। जहां पर c इज द टाइम टेकन फॉर द एडिशन ऑफ टू बिट। जो भी टाइम टेकन है दो बिट्स को एडिशन करने का वो c है, और कितने नंबर ऑफ बिट्स हैं n है, तो c इंटू n हो गया। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं Tn लीनियरली मतलब सीधी रेखा में ग्रो करेगा, जैसे जैसे इनपुट साइज बढ़ेगा वैसे वैसे आपका जो कंप्यूटेशन टाइम है वो बढ़ता जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट जो है हमारा एसिम्प्टोटिक एनालिसिस के ऊपर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एसिम्प्टोटिक एनालिसिस एल्गोरिदम का वो होता है वो मैथमेटिकल बाउंड या फ्रेमिंग, उसके रन टाइम परफॉर्मेंस का जो होता है उसे हम एसिम्प्टोटिक एनालिसिस बोलते हैं। तो एसिम्प्टोटिक एनालिसिस ऑफ एन एल्गोरिदम रेफर टू डिफाइनिंग मैथमेटिकल बाउंड ऑफ इट्स रन टाइम परफॉर्मेंस। हम मैथमेटिकल बाउंड्स को डिफाइन कर रहे हैं उसके रन टाइम परफॉर्मेंस का किसी एल्गोरिदम का, तो उसे हम एसिम्प्टोटिक एनालिसिस बोलते हैं। एसिम्प्टोटिक एनालिसिस के द्वारा हम बहुत ही इजीली बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस सिनेरियो एल्गोरिदम का पता कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं। तो एसिम्प्टोटिक एनालिसिस जो होता है वो इनपुट के ऊपर बाउंड होता है, यानी इनपुट के ऊपर बहुत डिपेंड होता है। अगर कोई इनपुट नहीं है एल्गोरिदम के ऊपर तो हम ये कंक्लूड करेंगे कि वो कांस्टेंट टाइम के अंदर जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि कोई इनपुट है ही नहीं। और अदर देन इनपुट ऑल द अदर फैक्टर्स आर कंसीडर कांस्टेंट। इनपुट के अलावा बाकी सारे फैक्टर्स तो कांस्टेंट ही होते हैं। तो इनपुट के अगर नहीं है तो हम मान के चलेंगे कि वो कांस्टेंट टाइम के अंदर कंक्लूड हो रहा है। और एसिम्प्टोटिक एनालिसिस जो होता है वो रिफर करता है कंप्यूटिंग द रनिंग टाइम ऑफ एनी ऑपरेशन इन मैथमेटिकल यूनिट ऑफ कंप्यूटेशन, है ना। तो रनिंग टाइम का कंप्यूटेशन हमें करना है मैथमेटिकल यूनिट ऑफ कंप्यूटेशन में। जैसे कि एग्जांपल में रनिंग टाइम एक ऑपरेशन का अगर कंप्यूट किया जाता है fn में और दूसरे के ऑपरेशन को हम कंप्यूट करते हैं gn² में, इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट ऑपरेशन रनिंग टाइम विल इंक्रीज लीनियरली। पहले वाले का जो ऑपरेशन का रनिंग टाइम है वो लीनियरली बढ़ेगा, जितना जितना n बढ़ेगा उस हिसाब से उतना ही उसका रनिंग टाइम बढ़ेगा। पर सेकंड ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि n की पावर स्क्वायर है। तो जब n इंक्रीज होगा तो जो है आपका रनिंग टाइम है वो लीनियरली की बजाय एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा, ठीक है। और ये जो रनिंग टाइम है दोनों टाइप के ऑपरेशन का वो सेम है, उसमें बस n जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर n बहुत छोटा है तो दोनों का रनिंग टाइम भी ऑलमोस्ट सेम होगा, पर अगर n की वैल्यू ज़्यादा है तो फिर रनिंग टाइम वेरी करेगा। इसके अंदर हमने जैसे पहले ही देख लिया था बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस, तीन तरह के जो है एल्गोरिदम को टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। इन्हें हमने एसिम्प्टोटिक नोटेशन में थोड़ा सा अच्छी तरीके से डिफाइन करने के लिए हमने ये किया है। तो तीन तरह के एसिम्प्टोटिक नोटेशन जो होते हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं कैलकुलेट करने के लिए रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसी एल्गोरिदम की। एक होता है बिग ओ नोटेशन, एक होता है ओमेगा नोटेशन और तीसरा होता है थीटा नोटेशन। बिग ओ नोटेशन जो होता है, द नोटेशन बिग ओ, ओ ऑफ n, है ना, इज फॉर्मल वे टू एक्सप्रेस अपर बाउंड ऑफ एन एल्गोरिदम रनिंग टाइम। अपर बाउंड जो होता है एल्गोरिदम के रनिंग टाइम का वो हम डिफाइन करते हैं।
इट मेजर द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसमें हम वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करते हैं और लॉन्गेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम एक एल्गोरिदम कितना ले सकता है कंप्लीट होने में, हम उसको डिफाइन करते हैं। जैसे यहाँ पर ये डॉटेड एरो में दिख रहा है, ये आपको बता रहा है कि ये वर्स्ट केस आपका जो है वो है। जैसे यहाँ पर फंक्शन एफ एन है, ऑर्डर ऑफ बिग ओ नोटेशन में हम बात करेंगे, ऑर्डर ऑफ बिग ओ नोटेशन में ऑर्डर ऑफ एफ ऑन एन इज इक्वल टू जी एन। जी एन होगा जहाँ पर एक वैल्यू है सी, वो एग्जिस्ट करती है, वो ग्रेटर देन जीरो है, सच दैट एन एन ग्रेटर देन जीरो एंड एन जीरो, है ना, ग्रेटर देन जीरो एंड एन जीरो, सच दैट अगर हम फंक्शन ऑफ एन कैलकुलेट करें तो वो लेस देन इक्वल टू होगा सी इंटू जी ऑफ एन, और सारे वैल्यू n की ग्रेटर देन n जीरो अगर होगी तो उसमें ये वैल्यू कैलकुलेट हो सकती है और ये उससे नीचे ही लाई करेगा। तो ये हुआ आपका बिग ओ नोटेशन। इसी तरह से होता है एक ओमेगा नोटेशन। ओमेगा नोटेशन एक फॉर्मल वे होता है एक्सप्रेस करने का लोअर बाउंड ऑफ एल्गोरिदम, एल्गोरिदम्स रनिंग टाइम, लोअर बाउंड। ठीक है, ये क्या करता है, बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करता है और बेस्ट अमाउंट एक एल्गोरिदम को क्या होना चाहिए एल्गोरिदम का, वो ये कैलकुलेट करता है। सबसे लोअर बाउंड में हम बात कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर वही है, c ग्रेटर देन जीरो है, इस तरह से कि gn जो है वो लेस देन इक्वल टू होगा आपका c ऑफ fn फॉर ऑल n ग्रेटर देन n जीरो। तो आप यहाँ पे देखिए वो इस तरह से नीचे की तरफ की वैल्यू जो है वो मिनिमम वैल्यू आपको बताएगा। तीसरा होता है आपका थीटा नोटेशन। थीटा नोटेशन इज अ फॉर्मल वे ऑफ एक्सप्रेस बोथ लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड ऑफ एन एल्गोरिदम्स रनिंग टाइम। थीटा नोटेशन में हम बोथ अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों एल्गोरिदम के रनिंग टाइम को बताते हैं। ये इस तरह से शो होता है, जिसमें क्या हुआ, थीटा ऑफ एफ एन इज इक्वल टू जी एन इफ एंड ओनली इफ जी एन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एफ एन एंड जी एन इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ एफ एन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n जीरो। तो ये दोनों बाउंड्स हमने बता दिए, इससे तो नीचे होगा और इससे ऊपर होगा, है ना। तो ये आपका जो है थीटा एफ एन हो गया। इसके अलावा कुछ एसिम्प्टोटिक नोटेशन में हम बात करते हैं, कांस्टेंट होता है जब ऑर्डर ऑफ 1 होगा, log n में हम उसे लॉगरिथमिक बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ n अगर है बिग O n है तो लीनियर, n log n है तो नेचुरल लॉग में आ रहा है, n स्क्वायर है तो क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, पॉलिनोमियल और एक्सपोनेंशियल जो है, इस तरह से अलग अलग नोटेशंस है। तो ये हमने बात करी आपका एसिम्प्टोटिक नोटेशन के बारे में।